वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस पे बहुत सारे कमेंट वगैरह भी आ रहे हैं मेरे पास कि इसमें करना क्या है, ये स्टॉक कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्या टारगेट होगा, क्या ये मल्टी बैगर बनेगा, क्या इसके अंदर जो रेंज माउंट सेशन चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। बहुत लोग फंसे हुए हैं इसके अंदर। तो जो भी इसके अंदर फंसा हुआ है या जो भी नई एंट्री लेने की सोच रहा है उससे कहूँगा भाई ये वीडियो पूरा देखिएगा, लॉजिक समझिएगा। आई ओपनर वीडियो होने वाला है, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि हमें क्या सही है क्या गलत है, फिल्टर लगा के बताऊँगा मैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, और ऐसा नहीं है कि आलोक में पहला वीडियो बना रहा हूँ भैया, 5-6 साल से वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिसने भी निवेश किया है या जो निवेश करने की सोच रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है प्रमोटर इसके अंदर बड़े प्लेयर हैं। रिलायंस हो गया, जेम फाइनेंशियल हो गया, जिनकी लगभग 75% की हिस्सेदारी है। ठीक है, बाकी ये समझ लीजिएगा जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर वो 25% की है, बाकी तो सब इनके पास ही है। तो ये सबसे सॉलिड, सबसे बड़ा रीज़न है जो ये इस स्टॉक को अट्रैक्टिव बनाता है कि हाँ भाई कभी भी कुछ कर सकते हैं ये। इसी रीज़न की वजह से सबने इसको बाय किया हुआ है, होल्ड कर रहे हैं कि कोई बड़ी डील, कोई बड़ा अनाउंसमेंट कुछ वैसा आ जाए, ये कंपनी कह सकते हो लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, बड़ी बन जाए। ये सब थॉट है लोगों के। इसकी जो अब एजीएम होने वाली है वो होने वाली है 24 जुलाई को। ठीक है, 24 जुलाई को या 25 को हमारे पास कोई नया फर्दर फीडबैक मिलेगा कंपनी की तरफ से डायरेक्टली, भैया वो कर क्या रहे हैं, आगे क्या प्लान है, कुछ भी डिसीजन इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक क्लियर आई ओपनर हमें संकेत देगा, अगले 2-3 क्वार्टर की प्रोजेक्शन बता सकता है। जो हम लास्ट ईयर या लास्ट क्वार्टर की बात करें उसमें ईबीटा इनका अच्छा आया था, जो कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। लेकिन कंपनी तब भी कर रही है लॉस। ये कह सकते हो कि पिछले बार से थोड़ा सा कम लॉस किया है, लेकिन करा है लॉस। और उसके पीछे एक ही रीज़न है, जो ये ब्याज और फाइनेंसिंग के पैसे दे रहे हैं ना, वो है एक सबसे बड़ा रीज़न। क्योंकि ईबीटा के अंदर थोड़ा बहुत सुधार देखा गया है, लेकिन इंटरेस्ट इतना पेमेंट करना है कि भाई वो लॉस ही हो जा रहा है फिर। और अगर हम कंपेयर करें भाई पिछले बार कितना इनने कर्जा लिया था लंबी अवधि के लिए, तो भाई इस बार लिया है ओनली 50 करोड़, जो कि बहुत कम है। और इससे थोड़ा सा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म जो ब्याज है उसको और बढ़ाना नहीं चाहते, लिमिटेड पैसा उठा रहे हैं जितने की ज़रूरत है। और जो लास्ट मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट में बताया गया था उसमें सीधे सीधे बताया था भाई अभी इनका जो पॉइंट है वो लिक्विडिटी बचाने पर है, मेन फोकस एरिया, जो कि अपने जो रूटीन के खर्चे हैं, ऑपरेशनल खर्चे हैं, उनको हम कैसे मैनेज करें और जो कंपनी की इनकम है उससे इंटरेस्ट दे सकें टाइमली। भाई जब टाइमली पेमेंट करेंगे तभी तो खत्म होगा। अब जो पीएलआई स्कीम आ रही थी, ये सब आ रही थी, क्या उससे आलोक इंडस्ट्री को डायरेक्ट फ़ायदा होगा? उसका आंसर है जो वन वाली आई थी उससे तो डायरेक्ट फ़ायदा नहीं दिख रहा कहीं न कहीं तक, क्योंकि भाई इनका काम ही कपास का है और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल का है। और जो उनकी लिस्ट है पीएलआई वाली, उसमें इनका भाई कहीं जगह नहीं बैठ रही है उसके लिए। बट जो पीएलआई स्कीम 2 आने वाली है या आएगी, उसके अंदर चांसेज़ हैं कि कहीं न कहीं ये वाला जो इनका पर्टिकुलर एरिया है, उसको भी वो भी उसके अंदर शामिल होगा। सो अगर हम इन दोनों चीज़ों को निचोड़ निकालें, अभी भाई आगे मैं पूरा बताने वाला हूँ करना क्या है। पूरा समझिए पहले चीज़ों को। पैसे लगा रहे हो यार, 5 मिनट लगा लो वीडियो देखने में। पैसे लगाने में इतना टाइम लगा, जहाँ पैसे लगा रहे हो उसको डिसीजन लेने में आपको हेल्प ही मिलेगी ना इससे। कुछ चीज़ जानकारी दे रहे हैं भाई, तो पूरा देखो, भगा-भगा के देख के कोई फ़ायदा नहीं है। जो पीला स्कीम है भाई वो तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएगी पर्टिकुलर आलोक के अंदर। लेकिन जो रिलायंस है और जो इनकी इंटरनल एफिशिएंसी है, मतलब जो काम करने की क्षमता है वो, और दूसरा जो कॉटन की कीमतें हैं, इन तीनों चीज़ में अगर थोड़ा सुधार होता है तो ज़ाहिर-सी बात है तब जाके कहीं इसके अंदर एक पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है। और अभी की डेट में बड़ा पैसा लगाना इसके अंदर मेरे हिसाब से बहुत सही डिसीजन नहीं होगा एज़ पर प्रेजेंट सिचुएशन। अभी गवर्नमेंट ने एक दूसरी स्कीम अनाउंस करी थी, जो कि जून से अक्टूबर तक है, जिसमें मैंने कवर भी किया था, सारी न्यूज़ मैंने वीडियो बनाया है भाई, देखा करो वीडियो, टेक्सटाइल हो या टाइडेंट स्टॉक हो, मैं सारे स्टॉक कवर कर रहा हूँ सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई साहब, मैं बुलेट पॉइंट बताता हूँ उसके अंदर। तो इसमें बताया गया था भाई जो कच्चे कपास पे लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी 11% और सेस ये हटा दिया गया है। सो ये वाला जो पॉइंट है ना, वो सीधा और सकारात्मक फ़ायदा पहुँचा रहा है आलोक इंडस्ट्रीज़ को। तो इसका इम्पैक्ट कब दिखेगा? जून से अक्टूबर, तो मीन्स जो नेक्स्ट क्वार्टर के 2 रिजल्ट आएंगे, मीन्स मान के चलो थोड़ा बहुत जून में इम्पैक्ट दिखेगा और फिर सितंबर तक और अक्टूबर में भी इम्पैक्ट दिखेगा। तो अगले 3 क्वार्टर की जो इसकी बैलेंस शीट आएगी उसमें इस चीज़ का इम्पैक्ट दिख सकता है, जो कि पॉजिटिव होगा। साफ-साफ जब प्रोडक्शन कॉस्ट ही कम हो जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं मार्जिन अच्छा निकलेगा। जब भाई खर्चे ही कम हो रहे हैं सामान मँगाने के, ज़ाहिर-सी बात है बनाने के तो उतने ही खर्चे होने हैं और जो बिक रहा है उतने का बिकना है। तो ज़ाहिर-सी बात है इससे कहीं न कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी और उससे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत टर्न अराउंड दिखेगा। और ये टेम्परेरी है, ये मत समझिए कि हमेशा रहेगा। मैं 2 क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, ये अक्टूबर तक है ये स्कीम। सो इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 2%, 1-2% का फ़ायदा दिख सकता है हमें बुक्स के अंदर। क्योंकि ये काम उस टाइम पर हो रहा है जिस टाइम पर जो कह सकते हो कपास की खेती वगैरह, ये ऑफ सीज़न है पूरा, जून से अक्टूबर, और उस टाइम पर ऑलरेडी कीमतें बढ़ी हुई होती हैं। तो ये इंपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ सस्ता पड़ेगा इनको। तो ये डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो देखो टाइमिंग का, कि जब डिमांड हो या सप्लाई कम हो उस टाइम पर इनको भाई पूर्ति करना है तो हाई कॉस्ट में उठाना पड़ रहा होगा कहीं न कहीं से।
अब इनको इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है इम्पोर्ट कर लेंगे। तो ये दोनों इम्पैक्ट इनको फ़ायदेमंद है ये वाली स्कीम के। और इसी वजह से जो पिछले साल का जो इनका एक्सपोर्ट था ना, वो भाई साहब 15% की लगभग गिरावट हुई थी, जो कि बांग्लादेश और वियतनाम ये सबको पहले से ड्यूटी फ्री का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम अब पहुँच रहे हैं यहाँ पर तक। तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी एक्सपोर्ट वाली, जो कम हुई थी पिछले साल। सो देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगले 2 क्वार्टर के अंदर। मेन है इनका जो कर्ज का बोझ है भाई, जो इंटरेस्ट है, अगर वो उस लोन को रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, मतलब जैसे भाई अभी इनको मोटा मोटा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो कहीं उसको रीस्ट्रक्चर मतलब उसकी टेन्योर बढ़ा दिया या कुछ और टॉप अप करवा दिया, ऐसा कुछ करेंगे नहीं तो थोड़ा बहुत जो बोझ कम हो। हाई रेट पे लिया है उसको कहीं से शिफ्ट कर दिया कि भाई कम इंटरेस्ट रेट वाले के साथ, तो ये हो सकता है। तो ये सब करेंगे तब जाके कुछ टर्न अराउंड की संभावना बन सकती है इसके अंदर, क्योंकि इंपोर्ट मंगाने से इतना नहीं इम्पैक्ट आएगा जितना कि अब ब्याज दे रहे हैं। साथ साथ देखो गवर्नमेंट लगातार अनाउंस कर रही है भाई 2030 तक 100 बिलियन का टारगेट है, जिला स्तर पर फोकस रहेगा। तो इन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं आलोक वाले शेयर को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों को बताइए भाई लगातार ट्रेड फ्री एग्रीमेंट वगैरह चल रहे हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो सकती है उसकी वजह से। तो खास तौर पे जो गुजरात और उत्तर प्रदेश के अंदर जो पार्कों में रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा, उससे ये कह सकते हो कि काफ़ी हद तक इनके उत्पादन में फ़ायदा पहुँच सकता है। ये तो हो गया ओवरऑल फंडामेंटल और भविष्य की क्या योजना है, क्या स्कीम इनको फ़ायदा पहुँचाएगी, क्या स्कीम से इनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्या इन पे मेजर इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ये कंपनी कह सकते हो टर्न अराउंड नहीं कर पा रही है, वो सब आपको क्लियर मिल गया होगा। इससे एक चीज़ कंक्लूड हो गई कि भाई अभी इसके अंदर कोई बड़ा पैसा लगाना मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि जब तक कंपनी ऑन पेपर दिखा नहीं देती है कि भाई मैं टर्न अराउंड कर दिया, तब लगाने फ़ायदा है। अभी कुछ नहीं पता है कि क्या इसको बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा। अब ये कह सकते हो कि भाई हाँ, जो गवर्नमेंट के डिसीजन हैं या फिर कंपनी जो कर रही है अभी जुलाई की इसको जो मीटिंग है उसका आउटकम, 2 क्वार्टर का आउटकम, ये सब देखो। और लिमिटेड पैसा, पेनी शेयर को एक लिमिटेड तरीके से ही यूज़ करना चाहिए कि भाई इतना पैसा लगाओ कि उसके अंदर अगर पैसे डूब भी जाएँ तो भाई सर में दर्द ना हो, समझे बात। तो अभी की डेट में तो पेनी शेयर वाला ही स्टॉक मान के चलिए इसको, कि जब तक ये अपने कर्जे को कम नहीं करेंगे या रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे या कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका टेक्निकल समझ लेते हैं। देखो टेक्निकल के ये जो लाइन्स वगैरह हैं ये मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ, मेरे 2-3 वीडियो आप पहले देखना, कोई पहला वीडियो नहीं है इसमें। मैंने यही बताया था कि 12 रुपये से 61 पैसे के ऊपर जब भी ये आए इसको खरीद लेना, और तब से ये बढ़ रहा है अच्छा खासा। अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर एक डिप लिया इसने, सपोर्ट यहीं पर लिया 1261 पे, फिर यहाँ से आज तेज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। और एक इसके अंदर देखिए छोटा सा अगर हम बनाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर ज़्यादा बड़ा पैटर्न नहीं बनना है, छोटा ही पैटर्न बनना है। ये देखिए, ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है ये? अब ये यहाँ से निकलेगा तो इसका टारगेट कहाँ तक आएगा मैं वो भी बताता हूँ आपको। जो 1 रुपये 88 पैसे का मुझे टारगेट दिख रहा है इसके अंदर, मैं यही बोल के चल रहा हूँ क्योंकि 2-2 रुपये का या 1-1 रुपये का टारगेट लेके चलना है इसके अंदर। यहाँ से 1 रुपये 88 पैसे में काउंट करूँगा तो कहाँ तक आ रहा है भाई, पूरा 15 रुपये का टारगेट मुझे इसके अंदर दिख रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो 15 रुपये का टारगेट इसके अंदर आने वाला है भाई, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर। ये 15 रुपये टच कर देगा इस ब्रेकआउट पे, ये ब्रेकआउट होने वाला है ये। और रिस्क अंदर लिमिटेड है इसके अंदर, 12 रुपये 61 पैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा तब भैया ये टारगेट वारगेट भूल जाना, फिर हो सकता है फिर ये ऐसे ही साइड वे घूमता रहे, टाइम खराब करता रहे। लेकिन जो न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, मीटिंग वगैरह भी है, जुलाई का मंथ रिजल्ट का भी है, तो जाहिर सी बात है घूम सकता है स्टॉक, 15 रुपये तक जा सकता है, चांसेस लग रहे हैं। आप लोग कितना सहमत हो मेरी बात से, क्या समझ में आया? देखो भाई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 100 चले जाएगा, 500 चले जाएगा, इन लॉजिकल चीज़ों को डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तुक्काबाजी का काम नहीं होता भाई अपना, जो मुझे दिखता है, जो मेरा एनालिसिस रिसर्च बोलती है, मैं वही बताता हूँ। तो अभी मुझे 15 रुपये का टारगेट दिख रहा है इसके अंदर, ये ब्रेकआउट पे, और जब तक ये 12 रुपये 61 पैसे से ऊपर है भाई बने रहो इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही मुझे। और 12 रुपये का भी टारगेट आप समझ रहे हो कि कितना हुआ, अगर मैं करंट भाव से यहाँ से 15 रुपये तक लूँ तो 15% होता है भाई, जिसके 1 लाख रुपये लगे हैं उसको 15,000 का फ़ायदा हो जाएगा, समझे बात। छोटे शेयर में अमाउंट नहीं दिख रहा है आपको, वो ठीक है, लेकिन परसेंटेज वाइज बहुत बड़ा वो जंप है इसके अंदर, 15% का बोल रहा हूँ सीधे मैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।